नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। एक कहानी रोज में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी गुंगी। जब कन्या के जन्म के समय उसका नाम सुभाषिनी रखा गया, तब किसी को यह पता नहीं था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनें पैदा हो चुकी थीं और उनके नाम सुकेशनी और सुहासिनी रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने के लिए उसके पिता ने छोटी पुत्री का नाम रख दिया सुभाषिनी। अब केवल सब उसे सुबा ही कहकर बुलाते थे। बहुत खोज और खर्च करने के बाद दोनों बड़ी लड़कियों के हाथ पानी ग्रहण संस्कार से पीले हो चुके हैं। अब छोटी लड़की सुबा ही माता पिता के हृदय पर गूंगेपन का बोझ लिए घर की शोभा बढ़ा रही है, जो बोल नहीं सकती पर सब कुछ समझ सकती है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुबह के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बातें किया करते हैं। किंतु खुद सुबह इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप के फलस्वरूप ही इस घर में जन्म लिया है। इसका फल यह हुआ कि वह हमेशा अपने को सब परिजनों की नज़र से बचाए रखने का प्रयत्न करती रहती। वह मन ही मन सोचती कि उसे सब भूल जाएं तो अच्छा है, लेकिन जहाँ पीड़ा है उस जगह को क्या कभी कोई भूल सकता है। माता पिता के मन में हर वक्त पीड़ा की जगह तरह जीती जागती बनी रहती। विशेषकर उसकी माता उसे अपने ही किसी गलती का परिणाम समझती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री की किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो खास रूप से शर्मनाक बात समझती है। सुबह के पिता वाणीकंठ तो सुबह को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा बहुत अधिक प्यार करते रहते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे हमेशा दुखी रहती है। सुबह को बोलने के केवल एक जुबान ही नहीं है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें जरूर हैं, जो उसके होठ तो मन के भावों से जरा सा संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप कांप उठते हैं। गांव का नाम है चंडीपुर। उसके बगल में एक छोटी सी नदी बहती है। वाणीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय घर, भूसे का ढेर, आम, कटहल और केलों का बगीचा प्रत्येक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी लड़की पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं मालूम नहीं, पर काम धंधे से जैसे ही उसे जरा सी फुर्सत मिलती है, वैसे ही झट से वह नदी किनारे जा बैठती है। प्रकृति अपने पार्श्व में बैठाकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। नदी का कलकल शब्द, मनुष्यों का शोर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, प्रकृति की ये अद्भुत शब्द और अनोखे गीत, यह भी तो गूंगे की भाषा है। बड़ी बड़ी आंखों और उससे भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिनी की जो भाषा है, उसी को मानो ये विश्वव्यापी फैलाव है। सुभाषिनी की कोई सहेली है नहीं, ऐसी बात नहीं है। गौ घर में दो गायें हैं, एक का नाम है सरस्वती, दूसरी का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिनी के मुंह से उन गायों ने कभी नहीं सुना, परंतु उसके पैरों की धीमी गति को भली भांति पहचानती हैं। सुभाषिनी का बिना बातों का ऐसा करुण स्वर है, जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक आसानी से समझ जाती हैं। वह कभी उन पर लाड़ करती, कभी डांटती, कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती। उसकी इन बातों को सारो और पारो इंसान से भी कहीं अधिक अच्छी तरह समझ जाती। सुभाषिनी गौ घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारो की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपट्टी रगड़ती है, तब पारो प्यार की नज़र से उसकी ओर निहारती हुई बदन को चाटने लगती है। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार नियम से गौ घर में जाया करती। इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका वक्त अपनी गूंगी सखियों के पास ही बीतता। सुभाषिनी के सहनशील और विषादपूर्ण शक्ति चितवन को देखकर वे जनक ऐसी एक अनुमान शक्ति से मैं उसकी मर वेदना को समझ जाती और फिर देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सिंह घिस घिस कर उसका धैर्य बंधाती। इसके अलावा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उनके साथ भी सुभाषिनी की गहरी दोस्ती थी, फिर भी वे उससे बहुत प्यार करते थे और उसी के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तब सुभाषिनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच से अपना अधिकार जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता। सुभाषिनी जब उसकी कमर पर अपनी मुलायम उंगलियां फेरती, तो वह ऐसे आंतरिक भाव दिखाने लगता मानो उसकी नींद में विशेष सहायता मिल रही है। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिनियों का एक और दोस्त था।
किंतु उसके साथ उसका संबंध कैसा था इसकी पक्की सूचना देना तो कठिन है, क्योंकि उसके पास बोलने की जीवा थी और वह गूंगी, अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी। वह था गोसाइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने अनेक प्रयत्नों के उपरांत इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी कि वह कोई काम काज करके घर गृहस्थी बसाएगा। निकम्मों के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती यह होती है कि परिजन उस पर बेशक नाराज रहें, पर बाहरी जन उसके लिए अक्सर स्नेह पात्र होते हैं। कारण किसी खास काम में न फंसे रहने से वे सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के बगल में या कुछ दूरी पर एक आध सरकारी बगीचे रहना जरूरी है, वैसे ही गांव में दो चार निठल्ले निकम्मों का रहना आवश्यक है। काम धंधे में, हास परिहास में जहाँ कभी भी एक आध कमी देखो, वहीं से चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं। प्रताप की भी एक खासी रुचि थी, वह थी मछली पकड़ने का बहुत शौकीन होना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी के साथ कट जाता। तीसरे पहर नदी के तीर पर बहुधा वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिनी से उसकी मुलाकात हुआ करती। चाहे किसी भी काम में हो, पार्श्व में एक हमजोली मिलने से प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी का होना आवश्यक है, अतः प्रताप सुभाषिनी को खूब अच्छी तरह जानता है और उसकी इज्जत करता है। यही कारण है कि सब सुभाषिनी को सुभा कहते और प्रताप उसे सू कहकर पुकारता था। सुभाषिनी इमली के पेड़ के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ नदी के जल में कांटा डालकर उसकी तरफ देखा करता। प्रताप के लिए उसकी तरफ से रोजाना का एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था। वह उसे स्वयं अपने हाथ से लगाकर लाया करती और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप को इसी काम में किसी प्रकार की सहायता करे या वह उसकी सहायता ले। उसके मन में ऐसा भाव आता कि किसी प्रकार यह बता दे कि संसार में वह एक कभी भी एक कामकाजी प्राणी है और उसे बेकार बैठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसके पास ना तो कुछ करने का था, ना वह कुछ कर सकती थी। तब वह मनी मन भगवान से ऐसी अलौकिक ताकत की विनती करती जिससे वह जादू मंत्र से चट से कोई ऐसा चमत्कार दिखा दे कि प्रताप चकित होकर रह जाए और कहने लगे, अच्छा सू, तुझमें यह भी करामात है, मुझे ना मालूम था। सुभाषिनी की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह धीरे धीरे अपने आप को महसूस करने लगी थी। अब वह अपने आप को देख रही है, अपने बारे में सोचती है, कुछ पूछ रही है, लेकिन क्या पूछ रही है यह उसकी समझ में नहीं आता। इधर वह बड़ी हो रही है और इधर कन्या की विवाह की चिंता में माता पिता व्याकुल होते हैं और गांव के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी हुई है। वाणीकंठ की आर्थिक दशा तो वैसे अच्छी है, खाता पीता घर है, ऐशो आराम के सारे साधन हैं। इसी कारण उनके शत्रुओं की भी गिनती बहुत अधिक है। स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत सलाह मशवरा हुआ। कुछ दिनों के लिए वाणीकंठ गांव से बाहर प्रदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर उन्होंने पत्नी से कहा, चलो कलकत्ते चलें। कलकत्ता जाने की तैयारी पूरे जोर शोर से होने लगी। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतःकरण आंसुओं के भाव की तक भर गया। भावी आशंका से डरकर कुछ दिनों से गूंगे पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ कह समझने का प्रयास करती, पर वे उसे कोई भी बात समझाकर बताते ही नहीं थे। इसी बीच तीसरे पहर एक दिन किनारे के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते उसे पूछा, क्यों रिसू, मैंने सुना है तेरे लिए वर मिल गया, तू विवाह करने कलकत्ता जा रही है, देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह जल की ओर देखने लगा। तीर से घायल हिरणी जैसे शिकारी के तरफ ताकती, आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। सुबह ने लगभग उसी तरह प्रताप की ओर देखा। उस दिन वह पेड़ के नीचे नहीं बैठी। वाणीकंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे, सुबह उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुंह की ओर देखती हुई रोने लगी। अंत में बेटी को ढांढस और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर आंसुओं की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है। सुबह ग्वाल घर में अपनी घनिष्ठ सहेलियों से विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर, गले में बाहें डालकर, अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर कर उसने उनसे बातें करने लगी। उसकी दोनों आंखें आंसुओं के बांध को ना रोक सकी। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। सुबह अपनी कच्ची कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने नदी के किनारे के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई, मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती हो, तू मुझे कहीं के लिए विदा मत कर माँ, मैं मेरे समान तू मुझे अपनी बाहों में पकड़े रख, कहीं मत विदा कर माँ।
कलकत्ते के किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे कपड़ों में खूब सजा दिया, कसकर जूड़ा बांध दिया, उसमें जरी का फीता लपेट दिया, आभूषणों से लादकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया। सुबह की दोनों आंखें आंसुओं से गीली थी। नेत्र कहीं बरसने न लगे इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया और आखिर में फटकारा, पर आंसू भी फटकार की बात सुनते हैं क्या। उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता खुद अपनी बलि को पशुओं को देखने आए हों। अंदर से बहुत डांट फटकार बताकर लड़की के आंसुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सामने भेज दिया। निरीक्षकों ने उसे बहुत देर तक देखभाल के बाद कहा, ऐसी तो कोई बुरी नहीं है। खास तौर से कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में भी कुछ दर्द है, और फिर हिसाब लगाकर देखा, जो हृदय आज माता पिता के बिछोह की बात सोचकर इतना द्रवित हो रहा है, अंत में कल उन्हीं के काम वह आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसकी कीमत बढ़ाने लगे। उसकी ओर से किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी लड़की को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए, और तब कहीं जाकर उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी। सुबह का पति पंजाब की तरफ नौकरी करता है। विवाह के बाद शीघ्र ही वह अपनी पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। एक सप्ताह के अंदर ही अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, पर इतना किसी ने न समझा कि उसमें तो इसका कोई दोष नहीं है। उसने किसी के साथ विश्वासघात भी नहीं किया। उसके नेत्रों ने तो सभी से सब कुछ कह दिया था, किंतु उसके नेत्रों की भाषा समझने वाला कौन था। अब वह चारों ओर निहारती रहती है, उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वह चेहरे तो उसे यहाँ दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वरित हो उठा, और सृष्टिकर्ता के अलावा उसे और कोई नहीं सुन सका। अब की बार उसका पति अपनी आंखों और कानों से ठीक प्रकार इम्तिहान लेकर एक बोलने वाली लड़की को ब्याह लाया। तो यह कहानी थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित का गूंगी।